फील्ड मार्शल जंग के दौरान सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वजीर दिफा ने तस्वीर ट्वीट की है। और हम क्या करने जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि भाई बाकी आप सब कुछ करें, सऊदी अरेबिया के ऊपर आपने हमले नहीं करने। ईरान जो है वो बाज आए मजीद हमले करने से, क्योंकि हमारा पाकिस्तान ब्रदर के साथ बड़ा पक्का समझौता है। कतर का जो सबसे बड़ा गिला है अमेरिका से कि भाई जब हमें अब हमारी बारी आई तो आपका तो दिफाई निजाम जो है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो इसराइल पे। भाई खानदान के अंदर बड़ी खींचातानी के बाद एमबीएस ऊपर आए थे। वो यूएई का एक वो है बिलियनर जिसने खुला खत लिखा ट्रंप के नाम। उसने कहा साड़ी जान छाड़ ते बंद कर। रशिया क्या रोल प्ले कर सकता है सीज फायर के लिए। रूस की तो फौजी कुवत जो है वो अमेरिका से कहीं कम है। चीन के पास बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन चीन के लिए ये बहुत बड़ा जुआ होगा। मुल्ला याकूब साहब का बिलाखिर एक इंटरव्यू आ गया है वो तोलो न्यूज पर। उन्होंने कहा हम 10 साल लड़ सकते हैं और काबुल पर बमबारी का जवाब इस्लामाबाद। मुल्ला उमर का बेटा है और इनके तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये खुद कराची में रहते रहे हैं। ये मुल्ला साहब जो हैं, इनकी फैमिली रही है पाकिस्तान में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल तो व्हाइट हाउस में दुआ ही करा दी पास्टर्स की कि हम जंग जीत जाएं। सदर ट्रंप की जो अपनी बेस है, जिसे मैगा कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बड़े कंजर्वेटिव और मजहबी लोग हैं। वो कट्टर क्रिश्चियन लोग हैं जो कि समझते हैं कि ट्रंप एक उनका अच्छा नुमाइंदा है और वो दुनिया में अमन लाएगा और अमेरिका के अंदर तवज्जो देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका इसराइल जंग जारी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग भी जारी है और तमाम जंगों के दरमियान मैंने अपने उस्ताद रजा रूमी साहब को फिर दावत दी है कि वो हमें समझाएं कि ये जंगें रुकेंगी कैसे। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब, क्या हाल। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये ना उस्ताद वाली बात किया करें, फिर वो नीचे कमेंट्स पे जो है ना, आपको पता ना कि लोग जो है वो आके तो मेरा सिर फोटो देंगे। तो सर, ये अच्छा। अपने फील्ड मार्शल सीडीएफ आसिम मुनीर साहब जंग के दौरान सऊदी अरब पहुंच गए और सऊदी वजीर दिफा ने तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि सऊदीया का और पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उस तनाजुर में मुलाकात हुई है और दोनों ने इकट्ठे आगे चलने का और रास्ते बनाने का फैसला किया है। हम क्या करने जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ। देखिए मुजम्मिल साहब, ये बड़ी सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो गई है। पेचीदा इस तरह से हुई है कि ईरान की जो हमले के बाद इसराइल और अमेरिका का जो मुश्तरका हमला ईरान के ऊपर और अभी जारी है, वो जंग तो बड़ी अब वो फैलाव उसमें बढ़ गया उसका। तो उसमें शुरू में ये ख्याल था कि शायद ये लिमिटेड रहेगी, महदूद पैमाने पर रहेगी। लेकिन ईरान की जो दिफाई हिकमत अमली है उसमें यह है कि भाई अच्छा ठीक है, आप हमें अटैक कर रहे हैं ना, और गल्फ वाले सारे अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तो ठीक है, फिर हम आपको मजा सिखाते हैं कि आप तुसी जरा महफूज रह के बखाओ ना। तो उस चक्कर में आपने देखा कि यूएई के ऊपर भी उन्होंने कई मिसाइल और ड्रोन्स दागे, कतर के ऊपर कम दागे, सऊदी अरेबिया पे उससे भी कम दागे, ओमान, कुवैत, हर जगह अब ये इस जंग में फैलाव आ गया है। और यकीनन यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे ममालिक हैं, जिनके अमेरिका से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और जो सरमाया जिनका कि दुनिया भर में खसूसन मगरिब में अटका हुआ है, अगर ये जंग जारी रहती है तो उनके तो अपना नुकसान है। उनकी तेल की प्रोडक्शन पे असर हो रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट पे असर हो रहा है। उन्होंने जो एक इल्यूजन बनाया हुआ था सेफ्टी का, स्टेबिलिटी का, आप जैसे मुखैर पाकिस्तानी सारे दुबई में जाके कहते थे देखो देखो जी, वाह दुबई बन जाए पाकिस्तान, आओ जी इतने पाइजन फ्लैट लइए, 2 फ्लैट लइए। तो अब तो आप सोचेंगे 10 बार कि मैं अपना सरमाया वहां पे लगाऊं जहां पे मिसाइल बरस रहे हैं, जहां पे जो सो कॉल्ड अमरीकी अड्डे थे वो महफूज ही नहीं कर पा रहे। देखिए ना कतर का क्या इस वक्त जो सबसे बड़ा गिला है अमेरिका से कि भाई जब हमें अब हमारी बारी आई तो आपका तो दिफाई निजाम जो है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो इसराइल पे। यही आलम सऊदी अरेबिया का है।
अब इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया ये समझता है कि अगर ईरान के हमले होते हैं सऊदी अरेबिया में, तो यकीन जानिए एमबीएस के ऊपर और सऊदी जो रजीम है उसके ऊपर बहुत संगीन असरात मुरतब होंगे। एक तो जो उसके प्लान्स हैं एमबीएस साहब के, कि वो सऊदी अरेबिया को अगला दुबई बनाना है, एक नया शहर बनाना है। दुनिया भर के फुटबॉलर्स वहां पे आए हैं, वर्ल्ड कप वहां पे होना है, अरबों डॉलर की वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर उसकी अपनी जो पोजीशन है, याद रहे कि आपको याद है कि शाही खानदान के अंदर बड़ी खींचातानी के बाद एमबीएस ऊपर आए थे और उनका धड़ा ऊपर आया था। लेकिन जो उनके बाकी रिश्तेदार जो उनके मुखालिफ हैं वो अभी भी वही मौजूद है, इस ताक में है कि कोई गड़बड़ हो, कोई हिलजुल हो तो वो उसका फायदा उठाए। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो दिफाई पैक्ट है, जो समझौता है, ये उसकी याद दहानी के लिए और उसका एक सिग्नल भी दिया है ईरान को। पहले भी आपको याद है साक डार साहब ने दिया था। और इस ट्वीट के बाद अगर अब ये ट्वीट को पढ़े बड़े गौर से, जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि जी ईरान जो है वो बाज आए मजीद हमले करने से, क्योंकि हमारा पाकिस्तान ब्रदर के साथ बड़ा पक्का समझौता है। तो पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि भाई बाकी आप सब कुछ करें, सऊदी अरेबिया के ऊपर आपने हमले नहीं करने। और अभी तक ईरान ने थोड़ा सा इस पे हाथ खींच के रखा हुआ है, यानी कि लिहाज किया हुआ है। लेकिन कोई पता नहीं है कि वहां पे क्या कब और कैसे फैसला होता है कि इस जंग में सऊदी अरेबिया को भी लपेटा जाए और उसकी भी तेल की प्रोडक्शन कम की जाए, उसके ऊपर भी उसको डज लगे जरा। जी, मैं आ, इसको इस तरह रीड करता हूं। कल अरब लीग का वजारती इजलास भी बुला लिया है सऊदी अरब ने। ये अरब अब वजारती इजलास में क्या करेंगे? ईरान से माफी मांगेंगे, लड़ाई या ईरान पर हमले करने का फैसला करेंगे, तेल की प्रोडक्शन रोकने का फैसला करेंगे? अरब लीग के वजारती इजलास में क्या हो सकता है? और जंग के दरमियान में सऊदी अरब का अरब लीग का वजारती इजलास बुलाना। नहीं, वो इजलास बुलाना तो मुजम्मिल साहब बड़ा जरूरी है ना इस वक्त। इस वक्त तो देखें, पहले ये ख्याल ये आइडिया किसी को नहीं था, बल्कि थोड़ा बहुत खदशात थे। लेकिन ये नहीं पता था कि ईरान वाकई ही में इनको, क्योंकि देखिए ईरान की जो अभी तक स्ट्रेटजी आप देखें कि वो इसराइल के ऊपर कम है हमले, लेकिन जो अमेरिकन बेसिस है इधर गल्फ के ममालिक में, जहां पे वहां पे ज्यादा हमले हैं। अगर आप नंबर ऑफ मिसाइल और ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो तो ये इनकी तो चीखें निकल रही है, कुवैत की, बहरीन की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की। इन्होंने इन्होंने बड़ी जांफशानी के बाद ये सोसाइटीज जो हैं इनको बनाया है बड़ी महफूज और बाहर के लोगों के लिए वेलकमिंग, और दुनिया भर में टैक्स फ्री रजीम, सारा सरमाया वहां पे है। अच्छा, वहां पे फ्लाइटें बंद पड़ी हैं, नहीं तो लोग वहां से। क्या फैसला कर सकती है अरब लीग? क्या अमेरिका तो को कह सकती है नहीं, जंग रोको? जी, तो अरब लीग जो है अब वो बात ही है कि वो प्रेशर डाले अमेरिका पे कि भाई ये बंद करो, ये हमें अगर लपेट दिया तो तुम लोगों पे भी असर होगा, दुनिया भर पे असर होगा। और फिर आज आपने देखें कि ये भी खबर आई है कि ये जो कतर से यूएई के जो लोग हैं वो अपना सरमाया अमेरिका से निकालना चाह रहे हैं, ताकि अमेरिका को भी जरा सा उसकी कॉस्ट महसूस हो इस जंग की, नंबर एक। और नंबर दो, वो यूएई का एक वो है बिलियनर जिसने ओपन खत लिखा है, खुला खत लिखा है ट्रंप के नाम। उसने कहा है साड़ी जान छाड़ ते बंद कर है, हमसे पूछे बगैर तुमने हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। और कतर ने तो आज लगे लिपटे अल्फाज में ये भी कह दिया कि निकल जाओ यहां से, तुम्हारे अड्डे जो है अमरीकी बेकार हैं। क्योंकि उनको ये क्लियर हो गया मुजम्मिल साहब कि उनकी उनका जो दिफा का जो एक इल्यूजन था वो ईरान ने उसको पन दिया है। बकौल शख्स से पंजाबी में जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने उसकी क्या कहते हैं लीरो लीर कर दिया है। वो आइडिया ही था एक, और वो एक्सपोज हो गया आइडिया कि जब कोई मिसाइल आने हैं या ड्रोन्स आने हैं तो उससे अमरीकी अड्डे कोई दिफा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अरब लीग अब हंगामी तौर के ऊपर तीन चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से गौर करेगी। नंबर एक तो ये जंग के ऊपर अमेरिका को बावर कराया जाए कि ये सीज फायर का कोई तकाजा, कोई तरीका निकाला जाए। नंबर दो, तेल की प्रोडक्शन सप्लाई उससे जरूरी है, सबका मफाद उससे लिंक्ड है। गल्फ कंट्रीज का तो है सो है, अमेरिका का खुद है। अमेरिका अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं तेल की तो उसका असर अमेरिका पे भी तो पड़ेगा, ट्रंप पे भी पड़ेगा, जो पहले ही उसकी पॉपुलैरिटी नीचे गई हुई है और जंग के बाद और भी गिर गई है। और तीसरा जो इसमें एंगल है वो ये है कि ईरान के साथ और मुस्तकबिल करीब में आपने मिडिल ईस्ट को क्या नक्शा बचाना है। क्योंकि अगर ये इस तरह मामला चलता रहा तो ये सारी रेजीम्स
हिल जाएंगी और शायद बिल्कुल नक्शा नहीं, ही बदल जाएगा। अगर अगर ईरान में रजीम चेंज नहीं होती और ये रजीम सरवाइव कर जाती है, तो इसको तो पता लग गया है कि अरब हमारे तो मिसाइलों की मार है। ये तो जी। इसराइल से बड़े बदमाश बन जाएंगे, ये तो अरबों से भत्ता लेना शुरू कर देंगे कि नहीं, आया जी मिसाइल, आया जी मिसाइल। नहीं, वो बता भी। लेकिन आपको पता है कि न्यूक्स का भी एक चक्कर हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने तो पहले भी कहा हुआ है कि जी हम न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम बनाएंगे। फिर पाकिस्तान के साथ जो समझौता, उसके इनडायरेक्ट तरीके में उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान से इसलिए हमने किया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्स है। क्योंकि फिर अगली जो उसमें पूरी वो होगी मुजम्मिल साहब दौड़, वो न्यूक्लियर रेस की होगी। क्योंकि इसराइल के पास न्यूक्लियर आर्म्स है। फिर सऊदी अरेबिया स्टार्ट करेगा, फिर बाकी ये जो ममालिक हैं ये भी करेंगे ताकि हमें कोई अटैक ना कर सके। देखे ना, पाकिस्तान की बचत भी तो इसी वजह से हुई हुई है ना कि पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं। नहीं तो अभी तक तो जो है वो इंडिया या और ममालिक तो फैंटी लगा चुके होते पाकिस्तान को। तो ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला या वो ही एक तहफ्फुज का आज की इंटरनेशनल जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें आपकी हिफाजत का तरीका निकालती है। तो ये अरब लीग इन मामलात पे बात करेगी और वही ईरान की जो हिकमत अमली है कि प्रेशर डालो ताकि ये लोग जाके अमेरिका के जाके सख्ती से मना करें जंग और मजीद ईरानी के दौरान। प्रेसिडेंट और रूसी सदर पुतिन की भी बात हुई है। रशिया क्या रोल प्ले कर सकता है सीज फायर के लिए, क्योंकि अभी तक तो रशिया साइलेंट नजर आया है। ये जरूर इल्जाम सामने आए हैं कि रशियन सैटेलाइट्स जो हैं वो मदद कर रहे हैं, चाइनीज सैटेलाइट्स ईरानियंस की मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई देखिए, एक्टिव है? बैकडोर पे तो ईरान की बिल्कुल मदद कर रहे हैं दोनों। अगर ये मदद ना कर रहे होते मुजम्मिल साहब, तो ईरान की जो कारकर्दगी है इस वक्त, देखे ना, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया हो, जनरलों को उड़ा दिया गया हो, पूरे अब दारुल हुकूमत पे कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है, उसके बावजूद वो अपना जो पूरा आर्सन है उनका, मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, उसको बड़े तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक पूरा हुकूमत फैसला साजी मौजूद है और उनको इतना इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यकीन उसमें चाइनीज और रशियन इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन खुल के नहीं है। तो उनकी जो सदर से, ईरानी सदर से बात हुई है। अब ये देखिए, यहाँ पे रूस से ज्यादा जो है वो चीन को नुकसान या असर पड़ेगा। वेनेजुला जो था वो एक बहुत बड़ा सोर्स था ऑयल का चीन के लिए। चीन ने लातीनी अमेरिका में झंडे गाड़े, ट्रंप ने जाके वहां पे मक्कू ठप दिया। और सारे का तेल, और दुनिया का सबसे बड़ा अनटैप्ड जो रेजर्वॉयर है वो तेल का, वो वहां पर है। फिर ईरान से चीन तेल ले रहा था, वो भी अब वहां पे बंद हुई हुई है, प्रोडक्शन भी, सप्लाई पे पाबंदी है। और अगर ये ईरान में खाना जंगी करवाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, या रिजीम चेंज हो जाती है, तो चीन को तो बराह रास्त नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये अब एक कोई ना कोई इनका बैकडोर डिप्लोमेसी में ये बिल्कुल आएंगे, उसके बगैर ये चारा नहीं। क्योंकि अगर ये देखिए ना, ये अगर जंग फैलती है हम्म। तो इसका नुकसानात सबको होंगे। फिर ये कोई भी, इस वक्त चीन तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई आलमी जंग हो। अमेरिका में तो ट्रंप, और इसराइल में वो जो पागल वजीर आजम है, उनकी तो ये ख्वाहिश है ना कि बस मारो कुटो, और वो जो है इनको एक बार ईरान को तोड़ दो या खत्म कर दो, या मुल्लाओं की हुकूमत को निकलवा दो। लेकिन मसला ये है कि चीन तो नहीं ये चाहता। चीन तो एक उभरती हुई ताकत है, आलमी ताकत। उसको तो अपना सामान बेचना है, उसको तिजारत करनी है, उसको अपनी माशी तौर पे के ऊपर अपनी कुवत को प्रोजेक्ट करना है। तो वो खाना जंगों के दौरान तो कोई माशी तरक्की नहीं होती, बल्कि उल्टा जवाल और वो क्या कहते हैं, तनजुल ही होती है। तो इसलिए चीन की ये बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं कि ये मजीद एक्सपैंड हो। पाकिस्तान की भी ख्वाहिश नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की भी ख्वाहिश नहीं। आपने देखा कि उनको भी लाले पड़ गए तेल के, और उनको 1 महीने की इजाजत मिली है रूस से तेल जो है इंपोर्ट करने की, जो कि पहले ट्रंप ने बंद नहीं, किया पर हुआ आप था। देखें ना, रूस और चीन अगर ये थ्रेट करें कि हम ईरान के साथ लड़ने आ रहे हैं, तो लड़ाई रुक जाएगी, पर वो ये थ्रेट तो नहीं करते हैं। नहीं, लड़ाई नहीं रुकेगी ना मुजम्मिल साहब। उसकी वजह यह है कि देखें, रूस की तो फौजी कुवत जो है वो अमेरिका से कहीं कम है। अच्छा, चीन के पास बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और वो उसको टफ मुकाबला दे सकता है। लेकिन चीन के लिए ये बहुत बड़ा एक जुआ होगा। जुआ ये होगा कि चीन इस स्टेज पर एक बड़ी सी जंग में दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जो है वो
लड़ाई शुरू कर देता है, तो उसकी जो मईशत पे और उसके जो एम्बिशंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, चीन से हमें कुछ सीखना चाहिए। उसकी सारी की सारी तवज्जो पिछले कई दहाइयों से अपने मुल्क को मजबूत करने पे है। हमारी तरह नहीं है कि इतने भी पालो हाथ उत्थे भी कर लो, उत्थे भी जंग कर लो, उत्थे भी झगड़ा कर लो, जो हमारी एक वो होती है, फिर हम वाह वाह भी करते हैं। चाइनीज ये नहीं करते, वो कहते हैं हमने पहले सुपर पावर बन के दुनिया को कंट्रोल करना है, फिर हम जो मर्जी करेंगे। और उस रास्ते पे वो गामजन है। इसलिए वो इस स्टेज के ऊपर अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन पर देखे करके। ना, ना वेनेजुएला का तेल रहा ना ईरान का तेल रहा, तो चाइनीज इकोनॉमी तो कोलैप्स कर जाएगी। नहीं नहीं, कोलैप्स नहीं करेगी। देखिए, वो साथ साथ बड़ी तेजी से उन्होंने सोलर के ऊपर भी, इस वक्त चाइना सबसे बड़ी सोलर पावर जो है वो उसका प्रोड्यूसर बन चुका है। विंड पावर का प्रोड्यूसर बन चुका है चाइना, और बहुत सारे ममालिक के साथ समझौते कर चुका है। देखिए, वो अपनी प्लानिंग 10-10 20-20 साल की करता है चीन। वो हमारी तरह नहीं है कि आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो कल इमरान खान की थी, परसों किसी और की, तो मेरे 2-2.5 साल कैसे गुजरने, मेरे अगले 6 महीने किस तरह निकलने हैं। ये नहीं है। वो तो 20 साल का सोचते हैं कि उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है। उनको नुकसान जरूर पहुंचेगा, मतलब उनको उनकी मईशी माशी तरक्की की जो रफ्तार है उसमें कमी वाकई बिल्कुल हो सकती है अगर ये फैलती है जंग। इसलिए बैक डोर वो डिप्लोमेसी की कोशिश करेंगे। और ईरान जो टफ टाइम भी दे रहा है ना, देखिए एक पॉइंट के बाद अमेरिका जो है वो पीछे हटेगा। क्योंकि इसराइल तो चाहता है कि बिल्कुल आगे बढ़ के ईरान को नीस्तो नाबूद करो, लेकिन अमेरिका इसमें मजीद नहीं घुसेगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को खुद भी माशी तौर के ऊपर भी नुकसान हो रहा है। और अगर ईरान में हुकूमत नहीं बदलती इतने दिनों के बाद और हफ्तों के बाद, तो फिर अमेरिका और ट्रंप को आप जानते हैं कि वो कितना जैसे कहना चाहिए मर्क्यूरियल, सीमाप सिफ्त, सीमाप फितरत शख्स है। कि वो एक दिन सुबह उठेगा कहेगा जी मैंने मेरे अहदाफ पूरे हो गए हैं, हम अब बंद कर रहे हैं। वो पहले भी कर चुका है ये काम। तो मेरे ख्याल से वो ये सारी इस वक्त इसी के ऊपर सारे लोगों की ये नजर है कि किस तरह से अमेरिका पे और गल्फ कंट्रीज के थ्रू दबाव डाला जाए। याद रहे कि गल्फ कंट्रीज अगर की। ये सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, जी। 1% नहीं मान जी। रहे अमेरिका और इसराइल, फिर क्या हो? नहीं, देखिए, अगर तो नहीं मानते तो फिर तो ये बड़ी हौलनाक तबाही का मसला बनेगा। मुजम्मिल साहब, उसकी वजह यह है कि फिर आप देखें ना कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनका अगर एक उनकी उनकी मैशतों का जवाल होता है तो फिर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और अमेरिका को जो माशी नुकसान होता है तो फिर दुनिया में कसाद बाजारी, वर्ल्ड रिसेशन स्टार्ट हो जाएगी और लोग इस जंग में कूद पड़ेंगे। और आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर उसका देखें ना, ऑलरेडी पेट्रोल की रैशनिंग की बात स्टार्ट हो गई है, कीमत बढ़ गई है, अभी तो थोड़ी सी बढ़ी है। अगर ये सप्लाई बंद रहती है तो कीमत कहां से कहां पहुंच जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे वर्कर्स हैं मिडिल ईस्ट में, जिनकी रेमिटेंस की वजह से ज़र मुबादला की आमदनी में पाकिस्तान चलता है, 40 अरब थे इस साल, 40 अरब डॉलर, जिसकी अक्सरियत सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज से आती है। अमेरिका और यूरोप से छोटी तादाद में आती है। सबसे ज्यादा तो सऊदी अरेबिया से आती है, फिर यूएई, फिर कतर, फिर कुवैत, बहरेन, और फिर यूरोप और अमेरिका में आगे जाके आती है। तो इसलिए वो पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये खुदा न खासा मामला बढ़ता है। और अगर ईरान टूटता है या वहां पे खाना जंगी रहती है, वहां पे बलोच जो है वो खड़े हो जाते हैं ईरानी, उनको अमेरिकी और इसराइल पैसे लगा के हथियार दे के, तो फिर आप उसका अंदाजा कीजिए ना यहाँ के पे हम पे क्या असरात होंगे। कुर्द आके शुमाल से वो लड़ाई वो करते हैं, अगर खाना जंगी बर्पा करते हैं, उसके असरात रेफ्यूजीज की सूरत में आएंगे। ऑलरेडी 300-400 महाजरीन जो है सुना वो चल पड़े हैं ईरान से पाकिस्तान आने के लिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बड़े इसे मैंने आपको पाकिस्तान का नक्शा बताया। अब आप सोचें, चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, एक दुनिया जो है क्राइसिस में मुब्तला हो जाएगी, जो 1% की आप बात करें। इसलिए इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि बदरचा जो है ना अतम अमेरिका पे जोर डाला जाए कि पर वो इस कहते जंग। हैं, वो अमेरिकन तो ये कहते हैं कि 90% मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत खत्म हो गई है। जी। 500, पहले दिन 504 चलाए थे, कल 29 चलाए हैं। वो कहते हैं जिस दिन मिसाइल लॉन्च, हमने लॉन्चर तबाह कर दिए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान हिट बैक करने की पोजीशन में ही नहीं रहेगा।
देखिए ना, बात यह है कि मुजम्मिल साहब, ये तो वो बार बार कहते हैं ना, लेकिन उससे इस पूरी जंग को शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, तीन मकासद उन्होंने बयान नहीं, किए पर थे। अगर पहला, ईरान कोई मिसाइल ना लॉन्च कर सके तो फिर लड़ाई, फिर फतह नहीं हो गई। देखे ना, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नंबर एक, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो। वो उन्होंने पिछले साल जून में बमबारी करके, बड़े बड़े बम करके वो बंकर तबाह कर दिए। फिर उन्होंने कहा जी मिसाइल प्रोग्राम हमने खत्म करना है। वो जो भी आप बात कर रहे हैं कि जी मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, और तीसरा ये कि जो प्रॉक्सीज थी, हिजबुल्लाह और हमास, जिनसे इसराइल चलता है, कि उनको न्यूट्रलाइज करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान में मौजूदा हुकूमत, फर्ज कीजिए कि मिसाइल की उसकी कुवत खत्म हो गई, लेकिन वो बच गई हुकूमत, तो वो अगले कुछ सालों में दोबारा वो कुवत हासिल कर लेगी। चीन रूस उसके साथ है, वो दोबारा से मिसाइल बना लेंगे, दोबारा से डिफेंडर बना लेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम स्टार्ट कर देंगे। हिजबुल्लाह हमास को भी आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे चल भाई शुरू हो जा, हूथी हिजबुल्लाह और हमास। तो मसला तो हल ना हुआ, जंग का हदफ हासिल नहीं हुआ। इतना कुछ खर्चा करके और इतनी बड़ी नुकसान उठा के, वो तब हल होता है कि गवर्नमेंट बदले। ईरान में एक अमेरिका और इसराइल नवाज हुकूमत इक़्तिदार संभाले, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अपना वहां पे बंदोबस्त किया है, ईरान की जो मौजूदा रजीम है, उन्होंने मुख्तलिफ लेयर्स बना दी हैं। एक अगर एक शहीद होता है तो दूसरा सक्सीड करता है, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। फिर उन्होंने कहा कि अगर नीचे आगे अगर बिल्कुल यहाँ पे बॉम्बिंग हो जाए, तो फिर आप सब डिसेंट्रलाइज, आप सबके हाथ में अथॉरिटी, आप चलाएं मिसाइल, आप चलाएं, झगड़ा करें और लोकल गवर्नमेंट चलाएं। यानी उन्होंने पूरी उसकी तैयारी पिछले एक साल में, जब पिछले साल जून में उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद कई महीने ईरान की जो हुकूमत है वो इसकी उसकी तैयारी करती रही है, क्योंकि उनको पता था कि एक हमला होना है। ये तो हम भी कह रहे थे, कई बार लोग कहते थे नहीं होगा, लेकिन नजर आ रहा था इसराइल की जो अजाइम है खतरनाक किस्म का। तो खुद अमरीकी कह रहे हैं जी इसराइल का बड़ा प्रेशर है, हम तो इसलिए हमने किया, इसराइल नहीं मानता। तो अब अंदाजा करें ना आपके, ये तो सूरत हाल है। तो इसलिए गवर्नमेंट बदलना वो है कामयाबी। क्या वो कामयाबी हासिल हो रही है? पर नए नहीं। सुप्रीम लीडर का भी तो ऐलान नहीं हो पा रहा ना। जी, नए, अब तो वो कह रहे हैं नए सुप्रीम लीडर का ऐलान वो शायद ना भी करे, वो शायद एक ग्रुप, एक कमेटी बना दें। क्योंकि मसला है कि वो नया सुप्रीम लीडर बनाते हैं तो फिर उन्होंने जाके तो खुदा ना खास्ता उसको भी बेचारे को टारगेट करेंगे वो, ये इजरायली और अभी अमरीकी। भी जो टॉप तीन चार लोग हैं वो तो निशाने पे हैं ही ना, दुनिया को जी पता जी ही जी जी। है। तो अभी भी तो वो निशाने पर मौजूद ही है ना। ये तो नहीं है कि अभी मुश्तबा खामनाई निशाने पे नहीं है, लारिजानी निशाने पे नहीं है, पजिशकियान निशाने पे नहीं है, आरफी निशाने पे, ये सब अभी भी निशाने पे हैं, पर उन्होंने खुद को सेव किया है। और कहते हैं खामनाई साहब खुद को सेव नहीं करना चाहते। देखिए मुझे जी, ये हमें भी यही इतलात मिली है कि उनको मालूम था कि इस तरह का अटैक होगा। असल मकसद, और यकीनन ऐसा हो भी सकता है। देखिए वहाँ पे एक नजरियाती और एक मजहबी जो फलसफा है, वो भी जो है आपके इल्म में भी है, नाज़रीन के इल्म में भी है, कि शहादत का दर्जा जो है वो भी एक बहुत अहम कामयाबी तस्वुर किया जाता है। और यकीनन है भी, अगर हम आप अपने दीन को देखें, किसी भी मसलक के एतबार से देखें। बहरहाल उस डिबेट को अलग रखते हैं। लेकिन यहां पर क्या है मामला? मामला यह है कि मुजम्मिल साहब पहले भी सुप्रीम लीडर जो खामनाई साहब थे, उनकी सक्सेशन की गुफ्तगू जारी थी तकरीबन कई सालों से एक्चुअली। और पिछले एक डेढ़ साल में तो उसके ऊपर बड़ी अंदर खींचातानी थी। देखिए तो है तो सारे इंसान ना, कोई आसमान से उतरे फरिश्ते तो नहीं है। क्योंकि एक तरफ उनके बेटे भी अब उम्मीदवार हैं, आपको पता ही है, मुश्तबा साहब जो हैं। और फिर उसके अलावा और उम्मीदवार भी हैं दो तीन, जिनको कि काउंसिल में अब आपस में काफी रस्साकशी है। मुख्तलिफ धड़े जो है वो गालिब आना चाहते हैं। आपको पता ना कि जैसे पाकिस्तान में भी अभी ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, लेकिन आपको याद ही है 2022 में यहाँ पे क्या हुआ था? आर्मी चीफ बनने के लिए कौन कौन लॉबी कर रहा था? तीन चार जनरल निकले हुए थे, कोई एक कहाँ गोलियां चलवा रहा था, कोई मार्चे करवा रहा था, कोई धमकियां दिलवा रहा था, कोई इंटरव्यू दिलवा रहा था, कोई जजों को कर रहा था। पूरे मुल्क को उन्होंने रखा हुआ था। तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा मनसब है। इसमें तो एक जिसे कहते हैं रूहानी इसका एक लिंक भी है। बहरहाल ये इशू को हम साइड पे रखते हैं। अभी जो मामला है वो ये है कि क्या अगर गवर्नमेंट नहीं बदलती तो कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी का एक ही मयार है कि ईरान की रिजीम चेंज, जिसे कहा जाता है कि हुकूमत बदली जाए। अगर वो नहीं बदली जा रही तो इसका मतलब इसराइल अमेरिका नाकाम हो गए।
अब अमेरिका तो, ट्रम्प तो शायद वो खा ले, जिसे कहते हैं थोड़ी बहुत ह्यूमिलिएशन, लेकिन इसराइल का भी एक वजूदी, वो समझता है कि मौजूदा ईरान की जो रजीम है वो इसराइल के लिए वजूदी खतरा है। और ये सच है कि अगर कोई भी आप वहां पे सुप्रीम लीडर आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, ये हुकूमत बचेगी, वो दोबारा से अपना काम स्टार्ट करेंगे। पर ये क्योंकि भी तो हो सकता है नया लीडर कदामत पसंद ना हो, इस्लाह पसंद आ जाए हाँ, वहां। ये अब एक ये देखने की बात लेकिन है, है और वहाँ उसमें ईरान में दो दो सोच, दो इख्तलाफ तो मौजूद हैं, एक कदामत पसंद है, एक इस्लाह पसंद है। और जी कहते हैं, देखिए और उसमें पजिशकियान इस्लाह पसंद हैं, और कहते हैं उनके खामनाई से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे, खामनाई उन्हें बहुत सारी मीटिंगों में बुलाते भी नहीं थे, वो पासदारान देखें, इनकलाब के जरिए चलाते थे ज्यादा। तो बिल्कुल अगर आपकी अगर सुप्रीम लीडर भी इस्लाह पसंद आ जाता है, तो पजिशकियान और सुप्रीम लीडर मिलकर इस्लाह पसंदी की तरफ ईरान को ले जाएंगे। देखिए मुजम्मिल साहब, बात यह है कि ये ना, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता, ये इसके ऊपर तफसील से हम बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मैं सारा वक्त ही ये पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुतालिया भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से बात भी करूँ। देखिए ईरान में दो तरह की फौजी कुव्वतें हैं। एक तो जो उनकी रवायती फौज है, आर्तेश से बोलते हैं, जो पुरानी आर्मी भी होती थी, लेकिन उसमें पहले बगावतें होती थी। आपको पता था वहां पे एक यके बाद दिगरे 9 मई होते थे शाह के जमाने में भी। तो उसको मक्कू ठपने के लिए इनकलाब ईरान के बाद उन्होंने एक इनकलाबी जो है गार्ड्स, जिन्हें कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, IGRC, IRGC, सॉरी IRGC, उसको मुरतब किया इनकलाब ईरान के बाद, ताकि वो रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम लीडर को, और जो रूहानी जो ताकत है जो कि इनकलाबी, और वो इनकलाब को बरकरार रखेंगे, प्रोटेक्ट द रेवोल्यूशन, इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ का आयचा। ये जो एक अलग इसकी, ये एक पैरेलल आर्मी है। अब जो जिसकी आप आर्टिश की बात करें, वहां वो कदामत परस्त नहीं है, वो अमलियत पसंद है, वो हमारे जनरलों की तरह है। ठीक है, अमेरिका के साथ है, ठोर जाओ, चीन के नाल ठोर जाओ, सुलह कर लो, आज कल लड़ाई कर लो। ये जो है जो इनकलाबी गार्ड्स जो है, ये आइडियोलॉजिकल है। ये एक, पर उनमें भी कहते हैं कि अब कुछ सोच में फर्क है, वो भी चाहते नहीं हैं कि अब वो, बका बका बनानी जरूरी है, वो कहते हैं बका के लिए थोड़ी इस्लाह पसंदी जरूरी है, और वो नहीं कहते हैं इस्लाम खामनाई पसंदी, साहब ये बात नहीं मान रहे। खामनाई साहब ये बात नहीं मानते थे, कहा जाता है। लेकिन देखिए फिर मसला ये है कि वो जो भी शख्स आएगा और आके अगर वो बात करेगा अमलियत पसंदी की, तो फिर जो कट्टर नजरियाती लोग हैं वो उसको चलने नहीं देंगे। ये मसला है ना, देखिए लेकिन नजरियाती अगर लोग, आज कोई अमेरिका सीज फायर अनाउंस करता है, तो क्या ईरान उस सीज फायर को नहीं मान लेगा, फौरन मान लेगा? नहीं नहीं, ईरान सीज फायर को मान लेगा, लेकिन उसके बाद क्या जमानत है कि वो जो मुतालिबात ईरान से तवक्को की जा रही है, वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। बिल्कुल ये उसका हक है अपने दिफा का। मिसाइल बनाना, मैं समझता हूँ न्यूक्स बनाना, अगर अगर इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते? अगर जनूबी अफ्रीका के पास होते तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते? देखिए ना, ये भी तो एक अजीबो गरीब एक सोच है मगरिब की, और अच्छा वो चलें, मगरिब अब की नहीं चूंकि है। आखिरी 10 मिनट है, अफगानिस्तान पर आ जाए। जी तो आइए। मुल्ला याकूब साहब का बिलाखिर एक इंटरव्यू आ गया है, वो तो लो न्यूज पर। इतने दिन से तो वो खामोश थे, वजीर दिफा, उन्होंने कहा हम 10 साल लड़ सकते हैं, और काबुल पर बमबारी का जवाब इस्लामाबाद। देखिए जी, मैंने वो देखा है, और वो बहुत तशवीशनाक बात है। और सबसे बड़ी तशवीशनाक ये बात नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, ये इस तरह की भड़के तो मारते हैं लोग जब होते हैं इक़्तिदार में। ये कि ये मुल्ला उमर का बेटा है, और इनके इनके तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, ये खुद कराची में रहते रहे हैं। ये मुल्ला साहब जो हैं, इनकी फैमिली रही है पाकिस्तान में, इनके इंटरेस्ट, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब, इनकी जायदादें, इनके बिजनेसेस, इनकी तालीम, इनके बच्चे, सारा तो यहाँ पे पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किए रखा है। और आज ये बढ़ के तो पाकिस्तान को ये धमकियां दे रहे हैं कि जी हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा। और ये कि TTP तो एक तखयुल की बात है, इमेजिनरी चीज है, वो है ही नहीं है, हमसे क्या तवक्को कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि TTP क्या कर रही है पाकिस्तान में, इनकी मंशा और मर्जी से कर रही है। तो बात यह है कि एक्सपोज हो गए ना अब नहीं, पर अफगान। मुझे लगता है जिस तरह ईरान अमेरिका जंग का भी कोई हल नहीं निकल रहा है, जिस तरह ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग का भी कोई हल नहीं निकलना। क्योंकि पिछले दिनों जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है, उसमें तो ये कहा गया है कि जब तक वो हमें TTP के लोग हमारे हवाले नहीं करते, हम नहीं रोकेंगे। तो वो कहते देखिए हैं इसका मतलब है ये 10 साल चल सकती है।
जी देखिए, ये जंग 10 साल तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जंग चलेगी अभी। ये इसका आसान हल नहीं है। पाकिस्तान ने भी, फील्ड मार्शल का भी बयान है परसों का गालिबन, जहां उन्होंने कहा है कि भाई टीटीपी का मसला हल कर दो तो हम नहीं जंग करेंगे आपसे। बड़े क्लियर वाजे पाकिस्तान की पोजीशन है इसके ऊपर। तो मुजम्मिल साहब, ये अफगानिस्तान को दबाव में लाया जाएगा, और मैं समझता हूं कि अब ये देखना बाकी है कि ये, मुझे जहां तक मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरे पास कोई आपकी तरह मालूमात नहीं है। अंदर की खबर तो आप ही के पास होती है, बड़े बड़े घरों से और बड़े बड़े दफ्तरों से आपके फोन आते रहते हैं, मुझे तो कोई लिफ्ट नहीं कराता। मेरी एनालिसिस ये है कि चीन जो है वो भी इस चीज में शामिल है। उसने पाकिस्तान को थापड़ा दिया हुआ है कि जाओ और जरा इनको ठीक करो, क्योंकि चीनी लोगों के ऊपर भी हमले हुए हैं। आपके इल्म में है, ताजिकिस्तान में चीन की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, और चीन भला करना चाह रहा है। वो अफगानिस्तान के साथ काम करना चाह रहा है, और वहां पे जो ग्रुप बैठे हुए हैं वो चीनियों को टारगेट कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीन और रूस जो हैं वो भी पाकिस्तान के, वो कहते कहते तो हैं कि हाँ या सुलह करें, मुज़ाकरात करें, जंग अच्छी चीज लेकिन नहीं है। लेकिन जो अरबों का दबाव था इस लड़ाई के बाद, अरबों का वो दबाव तो नहीं रहा होगा ना नहीं, अब। अरबों का कोई दबाव नहीं है। अरबों तो अपनी पै गई है। उन्होंने ਹੁਣ पता लग गया ना कि आटे यू नो दाल दा वो भा की है। आटे दाल दा पाकी है, यानी कि एक टेररिज्म या इनसिक्योरिटी के साथ रहना क्या होता है। तो हम, ये तो हमारी बड़ी स्ट्रांग रियासत है कि हमने इसको झेला हुआ है पिछले 15-20 साल से। इस तरह के गिरोहों को, कुछ हमारी कोताहियां हैं हमारी रियासत की, जिन्होंने इन संपोलों को पाल के बड़ा किया, और ये अब आगे डस रहे हैं। और कुछ जो है बैरूनी मुल्क लोगों की मेहरबानियां हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, कि इनको सपोर्ट करते हैं कि आके। आखिरी सवाल, ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल तो व्हाइट हाउस में दुआ ही करा दी पास्टर्स की कि हम जंग जीत जाएं। आज जी असला के सारे प्रोडक्शन हाउसेस को बुला के कहा है प्रोडक्शन बढ़ा दो। इसका मतलब है अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ना चाहता है असले की प्रोडक्शन बढ़ा के। देखिए, अमेरिका में असलाह की प्रोडक्शन की जो होती है वो तो असल में अमेरिका का जो, अगर मैं कहूँ ना कि उनका, आप पूछें कि उनका मजहब क्या है, तो उनका मजहब जो है वो असले की पैदावार और जंगें करना। उसके बगैर अमेरिकी मैशत चलती नहीं है। देखे ना, ये ट्रम्प आया था कि मैं कोई जंग नहीं करूंगा, अमन कायम करूंगा, बोर्ड ऑफ पीस बना रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आगे उसने, ये दूसरी बार उसने हमला किया है वेनेजुला में। तो शुक्र है कि वो बड़ा लिमिटेड ऑपरेशन था, नहीं तो वहां भी जंग हो जाती, अगर इनके बस में होता। तो असला उन्होंने कहा है। लेकिन ये जो प्रेयर की बात है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और उसकी वजह यह है कि सदर ट्रंप की जो अपनी बेस है, जिसे मैगा कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बड़े कंजर्वेटिव और मजहबी लोग हैं। वो कट्टर क्रिश्चियन लोग हैं, जो कि समझते हैं कि ट्रंप एक उनका अच्छा नुमाइंदा है, और वो दुनिया में अमन लाएगा और अमेरिका के अंदर तवज्जो देगा। अच्छा, उसमें भी दो ग्रुप हैं, एक अमन चाहता है और एक चाहता है कि जो गैर क्रिश्चियन लोग हैं उनको, उनका मक्कू ठप्पे। तो कल की जो दुआ है वो एक तरह से अपनी सपोर्ट बेस को, आपको याद है कि एक बार हमारे महबूब खान साहब को कान में कहा था कासिम सूरी ने कि मजहबी टच दें, जरा इस्लामी टच दें। आपको याद होगा वो वीडियो एक तारीख के पन्नों में रकम हो चुकी है। तो कल भी ये मजहबी टच दिया गया। वहीं पे व्हाइट हाउस में किसी ने कान में कहा होगा कि दे दो बाकी सारे ने, ताकि सारी ये चीज फैल जाए, वीडियो हर जगह फैले, और पता लगे कि सदर ट्रंप जो काम, अजीम काम कर रहे हैं, वो मसीहत की बका के लिए कर रहे हैं, और सीधा अल्लाह ताला और उसके जो उनके पैगंबर हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी मंशा के मुताबिक करें। तो ये बड़ी क्लियर एक मैसेजिंग है, और ये एक बड़ी खतरनाक मैसेजिंग भी है, क्योंकि अभी इस जंग को फिर एक मजहबी रंग दे दिया गया है। क्योंकि ये मजहबी जंग तो नहीं है, ये तो सीधी सीधी वसाइल की जंग है, जियो पॉलिटिक्स की जंग है, अच्छा, ताकत की ट्रम्प की जंग है। पॉपुलैरिटी इस जंग इस में वक्त कम कम हुई है, ज्यादा हुई है? जी कम हुई है, और पहले ही कम थी। और ये बड़ी नहीं आज, बल्कि यहाँ के अखबारात ने तज्जिया किया हुआ था कि पहले जब जंगें होती रही तो प्रेसिडेंट्स की पॉपुलैरिटी ऊपर जाती रही है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ट्रंप की एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा। और लोग इस वक्त, अगर ये, जब अगर महंगाई होती है, तेल की बंदिश होती है, कसाद बाजारी होती है, तो यकीन जानिए ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल अमेरिका टाइम में तेल की आएगा। कीमतें बढ़ी हैं? जी अभी नहीं बढ़ी, कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पास अपने भी रिजर्व्स हैं। लेकिन कब तक कब तक बचेंगे, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, आबनाए हॉर्मुज, वो बंद हो रही कुछ और दिन, कुछ और हफ्ते, तो फिर तो एक बहुत बड़ी 20% तो तेल वहां से आता है, दुनिया भर की सप्लाई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुजम्मिल साहब, ये कोई आसान काम नहीं है जंग।
जी। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। सेम यार। ओके जी, खुदा हाफिज।